हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें किसी ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाएगा जो दो या दो से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और हमें उन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिपेंडेंट अपॉन टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लाइक ये ए और बी दो इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव हैं। मतलब ये सारा सैम्पल स्पेस है, ये ए है और ये बी है, दोनों में ना तो कुछ कॉमन है लेकिन पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस इन्हीं दो इवेंट से कवर हो गया। और ये एक और इवेंट दी हुई है डी। ठीक है, तो ये जो डी इवेंट है ये ए और बी के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम ये ग्राफ देखें तो ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सारा डी है, ये ए और ये बी। तो जो इतना सा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन डी, और ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बी इंटरसेक्शन डी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। यही हम लोग सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, दोनों का सम 1 के इक्वल है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करना है। तो डी का फॉर्मूला बन गया ए इंटरसेक्शन डी प्लस बी इंटरसेक्शन डी, दोनों का सम मिलाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, अगेन समझ में आ गया सबको कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। हम एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं जो दो अलग अलग इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ए इवेंट हैपन हो चुकी है तो डी की प्रोबेबिलिटी इतनी सी है, और अगर बी हैपन हो चुकी है तो डी की प्रोबेबिलिटी इतनी सी है, और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल डी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसी चीज़ को समझने के लिए हम ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं। लिखा है इन ए फैक्ट्री देयर आर टू मशीन्स ए एंड बी। लाइक दिस हो गया, ए एंड बी दो मशीनें हैं। ए प्रोड्यूसेस 60% यूनिट्स एंड बी 40% यूनिट्स। तो ए 60% प्रोबेबिलिटी है और बी की 40% है। आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए 5% आइटम्स आर डिफेक्टिव। जो आइटम मशीन ए प्रोड्यूस करती है उसमें से 5% आइटम डिफेक्टिव होते हैं, और जो मशीन बी प्रोड्यूस करती है उसमें से 3% डिफेक्टिव होते हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ही फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ऑफ द एंटायर फैक्ट्री। तो सिंपल सी बात है, 100% यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 60%, तो 60/100 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है दैट इज 40%, तो 40/100 हो गया। और अब हमें गिवन है कि जो आइटम मशीन ए प्रोड्यूस करती है उसमें से 5% डिफेक्टिव होते हैं। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम दिया है, लेकिन कंडीशनल है कि अगर उसे ए ने प्रोड्यूस किया है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 5% है, और अगर उसे बी ने प्रोड्यूस किया है तो डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी 3% है। तो परसेंट की जगह नीचे 100 लगा देते हैं। 3% प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, 3/100 और ये 5/100। ठीक है, ये तो सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा क्या फॉर्मूला होगा डी का, ए इंटरसेक्शन डी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। अब क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए इंटरसेक्शन डी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी का बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी। ठीक है,
अब ये चारों वैल्यूज हमें गिवन है, ये रहा ए और ये रहा डी गिवन ए, ये रहा बी और ये रहा डी गिवन बी। वेरी सिंपल, 60/100 इंटू 5/100 और ये 40/100 इंटू 3/100। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300/10,000 और प्लस 120/10,000, दोनों को ऐड करके बन जाएगा ये 420 डिवाइडेड बाय 10,000। यहाँ लिख देता हूँ आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी, थोड़ा काट के कर देता हूँ। अच्छा, इसको हमने 1 0 से 0 काट दिया, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, 1 0 से 1 0 काट दिया तो ये बन जाएगा 30/1000 और ये 12/1000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बन जाएगी हमारी 30 + 12 42/1000। ठीक है, और अगर हम वापस इसे परसेंटेज में बनाना चाहें तो ये बन जाएगा 42/1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 42/10 और आगे परसेंट का साइन आ जाएगा, अल्टीमेटली ये 4.2% आ जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि हमें दिया था, मशीन ए 5% आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है, बी 3%, लेकिन दोनों का एवरेज जो है वो 4.2 है। रीज़न कि मशीन ए 60% आइटम प्रोड्यूस करती है और बी 40%, ये ज़्यादा कर रही है ना, तो इसलिए आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। अच्छा, 4.2%। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन था, बी गिवन, और डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय ए, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय बी गिवन था, और हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करना था। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। अब इसके बाद ये सारा फॉर्मूला जो है आप नोट कर लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वाला पोर्शन भी ऊपर लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी इक्वल टू 42/1000, दैट विल बी इक्वल टू 42/1000 इंटू 100%। परसेंट बनाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मेरे ख्याल से हमें समझ आ गया है। परसेंट बनाना थे 4.2, अदरवाइज 42/1000। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है एन आइटम सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड डिफेक्टिव, यानी एक आइटम डिफेक्टिव है, ये हमें गिवन है। एक आइटम डिफेक्टिव है, इट इज गिवन। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। ठीक है, सेकंड पार्ट में, सेकंड में दो पार्ट्स हैं, ए और बी। तो सेकंड के ए पार्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि एक आइटम को हमने एट रैंडम सेलेक्ट किया, चेक करके देखा, पता चला डिफेक्टिव है। अब हम देखना चाहते हैं कि उसे अगर मशीन ए ने प्रोड्यूस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर बी ने किया है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए गिवन डिफेक्टिव, ये फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है,
हम इसमें क्या फाइंड करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए गिवन एन आइटम इज डिफेक्टिव, ए गिवन डी फाइंड करना है। तो पहले भी देखो हमें गिवन वाला दिया था, तो पहले डी गिवन ए दिया हुआ था, अब इसका उल्टा बनाना है, ए गिवन डी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें बी गिवन डी फाइंड करना है, लिख दूंगा अभी। तो सेकंड पार्ट में ए गिवन डी फाइंड करना है। तो देखो ए गिवन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, वेरी सिंपल, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है हमें, 60/100, डी गिवन ए 5/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो देखो डी तो वैसे हमें गिवन नहीं थी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ही फाइंड करना था, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन बाई चांस अगर हमें डायरेक्ट सेकंड पार्ट ही सॉल्व करना पड़ता, तो साथ में फर्स्ट पार्ट भी हमें सेकंड पार्ट के सोल्यूशन के अंदर ही सॉल्व करना पड़ता, डी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी पड़ती। लेकिन अब डी गिवन है तो हमारा काम आसान हो गया, 42/1000, इसकी भी एक जीरो से काट देंगे, सारा इकट्ठा ही काट लेंगे। अच्छा, 60/100, 5/100 इंटू 1000/42, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये भी कट गया और 1 जीरो से ये भी कट गया, तो आंसर आ गया 6×5 = 30/42। सिमिलरली इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी। सेकंड पार्ट में हमें बताना है एन आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी गिवन इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव गिवन है, लाइक डी गिवन बी था, ये उसका उल्टा आ गया, बी गिवन डी फाइंड करना है हमें। तो बी गिवन डी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, बी गिवन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40/100, डी गिवन बी 3/100 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऊपर दिया हुआ है 42/1000। तो नेक्स्ट स्टेप में 40/100, 3/100 इंटू 1000/42, तो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो से ये कट जाएगा और 100 से 100 भी कट गया, तो 4×3 = 12/42, ये और ये हमारे आंसर आ गए। 30/42 और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से 6 से कट जाएगा, 6×5 = 30 अपॉन 6×7 = 42, 5/7 आ गया और ये भी कट जाएगा, 6×2 = 12, 6×7 = 42, 5/7 2/7। ठीक समझ आ गया सबको? देखो यहाँ पर जो हमने ये सेकंड पार्ट फाइंड किया है, इसको हम बेज थ्योरम भी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने हो सकता है पहले कभी सीखा हो, इसका नाम
बेस थ्योरम का मतलब है कि हमें कोई प्रॉपर्टी एक गिवन है, लाइक डी गिवन ए, लेकिन हमें उसका उल्टा फाइंड करना है ए गिवन डी, या डी गिवन बी की वैल्यू गिवन है और हमें उसका उल्टा बी गिवन डी फाइंड करना है। अच्छा, तो अल्टीमेटली ये जो सेकंड पार्ट है, दिस एंटायर सेकंड पार्ट इज नोन एज बेस थ्योरम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमने ये सॉल्व किया था, ये रहा सेकंड पार्ट। देखो कई बार हो सकता है आपने किसी बुक में देखा हो कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला बहुत बड़ा दिया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी आसानी से छोटे फॉर्मूले से निकल गया। लेकिन छोटे से इसलिए निकल गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर ली थी। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं होता, डायरेक्टली ये फाइंड करने के लिए कहा होता, तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ता। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फॉर्मूला है ये सारा, ठीक है, ये सारा हमें यहाँ पर डी की जगह लिखना पड़ता है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा नज़र आता है, ए इंटरसेक्शन डी अपॉन में ए इंटरसेक्शन डी प्लस बी इंटरसेक्शन डी, डी की जगह ये लिखते। ठीक है, तो कई बुक्स में डायरेक्टली सेकंड पार्ट फाइंड करने वाले क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो उसमें फिर फॉर्मूला लंबा लगाना पड़ता है, बड़ा वाला। या फिर आप अगेन दो पार्ट्स में लगा दो, पहले सिर्फ डी फाइंड कर लो, एक आंसर आ जाए, तो फिर ए गिवन डी और बी गिवन डी निकाल दो, अपॉन में डी की वैल्यू पुट कर दो जो फर्स्ट पार्ट में आई है। अच्छा, ठीक है, 42/1000। क्लियर हो गया सारा कुछ? अब हम इसे मिटाएंगे और एक नया क्वेश्चन करेंगे। मिटा दूं? नया क्वेश्चन भी बेस थ्योरम का ही है। क्वेश्चन में दिया है an objective type question have 4 options। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट है बताना है। अच्छा, ठीक है, वन ऑफ देम इज करेक्ट। 4 में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 रॉन्ग हैं। ठीक है, now there are 3 possibilities about a student to solve the question। ठीक है, फर्स्ट इज either he knows the correct answer। एक ऑप्शन यह है कि उसे करेक्ट आंसर मालूम है। सेकंड, he will guess the answer। सेकंड ऑप्शन है वो गैस करेगा, चारों में से एक सही है तो किसी को भी टिक कर दिया, नहीं आता मतलब। एंड थर्ड है
he will copy the answer of an other student. किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेगा या उसके आंसर की कॉपी करने की कोशिश करेगा, ढूंढेगा तेरा क्या आंसर आया, ए बी, खुद भी वही बता देगा। 3 अल्टरनेटिव हैं। अब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। आइदर ही नोज द करेक्ट आंसर, इसके हमें 50% प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। ही विल गेस द आंसर, इसकी 30% प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एंड ही विल कॉपी द आंसर फ्रॉम एन अदर स्टूडेंट, इसके 20% चांसेस हैं कि किसी और से कॉपी करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ली थी ना, तो इस क्वेश्चन में ऐसे करके 3 हो गई, ए बी और सी। ठीक है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें अलग अलग गिवन है, तीनों का सम मिलाकर पूरा 100% आ रहा है, और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, या ये करेगा या ये या ए, तीनों में से कोई एक। ठीक है, सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि तीनों में से कोई एक चूज़ कर रहा है। देखो नेचुरल है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो गैस करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गैस करना भारी पड़ सकता है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमें साथ में आगे दिया है इफ ही copy the answer, then the probability of correct answer is 1/10. फाइंड द, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। पहले तो हमें उस करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें डिफेक्टिव राइटिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, और फिर इसके सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड, वही ए बी और सी 3 पार्ट हो जाएंगे इसमें। जैसे पिछली बार 2 हुए थे वैसे इसमें 3 हो जाएंगे। फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर गिवन करेक्ट आंसर। सेकंड प्रोबेबिलिटी he guessed the answer given correct answer. Probability copy the answer given correct answer. ए बी सी करके 3 पार्ट हैं। जैसे एक बच्चे को हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, उसने सॉल्व करके हमें दिखा दिया। जब हमें दिखाया तो आंसर सही था। जब आंसर सही था तो हमने उसकी शक्ल की तरफ ध्यान से देखा, अच्छा किसकी नकल मारी थी। ठीक है, पूछा उससे हमने किसकी नकल मार के लिखा है, क्योंकि आंसर तो सही है और मालूम है उसको आता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उसने कॉपी किया हो या गैस किया हो या फिर उसे आता हो। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। 100% बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है। प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं। देखो इसमें ना मैं आपको अगेन वो जैसे चार्ट बनाकर दिखाया था वैसा दिखा रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं ये ए इवेंट है, ये बी है और ये सी है, लाइक दिस। ए बी और सी तीनों का सम मिलाकर पूरा सैंपल स्पेस के बराबर हो गया 100%। ठीक है, और
अब हमें करेक्ट आंसर देखना, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो करेक्ट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऐसा है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर का हमने सिंबल सी नहीं ले सकते क्योंकि सी ऊपर आ रहा है, तो उसको के ले लेता हूं, के फॉर करेक्ट, ठीक है। तो ये के इंटरसेक्शन ए हो गया, बात एक ही है वैसे, चाहे के इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन के, सी इंटरसेक्शन के। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू के। लेकिन पहले हम शुरू से देख लेते हैं। इस ऑप्शन का नाम हमने ए रख लिया, इसका बी और इसका सी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ए का मतलब है नो द आंसर, बी का मतलब है गेस द आंसर, सी का मतलब है कॉपी द आंसर, और के का मतलब है करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नो द आंसर 50%, 50/100 कट के 5/10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही गेस द आंसर 30% चांसेस हैं, 30/100 3/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉपी किया, मतलब उसे आंसर आता भी नहीं है और गैस भी नहीं कर रहा, सोच रहा किसी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो पूछने के चांसेस 20% यानी 2/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन सी, ये तीन भी हमें चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन में कि इन तीनों की वैल्यू कितनी कितनी लिखी हुई है, और उसके बाद फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन के। और इंटरसेक्शन के का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन सी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें 5/10 गिवन है, लेकिन के गिवन ए अभी हमने देखा नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/10 गिवन है, के गिवन बी यहाँ लिखेंगे, अभी क्वेश्चन में दिया होगा, ढूंढते हैं उसको, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन सी, इसमें से देखते हैं कहाँ दिया हुआ। अच्छा, तो हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो पता चला ये ए बी सी की वैल्यू है, और ये दिया हुआ है इफ़ ही कॉपी द आंसर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज 1/10। तो ये 1/10 हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन कॉपी, कॉपी मतलब सी, इसकी वैल्यू हमें 1/10 दी हुई है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन कॉपी द आंसर, और फिर क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये दोनों हमें गिवन नहीं है, लेकिन जब तक ये दोनों गिवन नहीं होंगे तब तक हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर के लिए ये तीनों हमें गिवन होने चाहिए। ये 1/10 मिल गया हमें, लेकिन ये दोनों नहीं मिले। तो आप लोग सोच के बताओ दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट
इफ़ ही नो द आंसर, जब उसे एक आंसर आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर क्या होगा? 100%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन ही नो द आंसर बन जाएगा 1, मतलब 100%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन गेस द आंसर, देखो गेस करेगा तो 4 ऑप्शन थे, तो चारों में से कोई भी सही हो सकता है, तो चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4 है, तो उनमें से सपोज करेक्ट आंसर सी है तो उसकी 1/4 है, अगर बी है तो भी 1/4। तो इसका मतलब अगर गेस करेगा तो सही आंसर आने के चांसेस 1/4 हैं, लेकिन अगर कॉपी करेगा तो सही आंसर आने के चांसेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और रिड्यूस होकर 1/10 रहेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हमें मिल गया है k गिवन a दैट इज 1, k गिवन b 1/4 और k गिवन c 1/10। सॉल्व करेंगे इसको। 5/10, 3/40 और प्लस 2/100। एलसीएम निकाल देते हैं इसका। 200 एलसीएम आ गया, 10 से डिवाइड किया तो आया 20, 25 द 100, 40 से डिवाइड किया 5, 5 3 द 15, 100 से डिवाइड किया 2, 2 2 द 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 119 डिवाइड बाय 200। कितना आंसर आ गया? 119/200। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड में ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नो द आंसर, नो मतलब ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन के। हमें ए गिवन के फाइंड करना है। फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ के। तो देखो ए इंटरसेक्शन के का आंसर ना हमने यहाँ निकाला हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन के 5/10, और के का आंसर भी निकाला हुआ है 119/200। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5/10 इंटू 200 अपॉन 119, 100 अपॉन 119। फिर इसका बी पार्ट का आंसर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन के, तो बन जाएगा बी इंटरसेक्शन के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ के। तो बी इंटरसेक्शन के ये रहा, इसका आंसर 3/40 हमें गिवन है, और डिवाइडेड बाय 119/200, तो बनेगा 3/40 इंटू 200 अपॉन 119, 40 से कटा 5, 5 3 द 15, और सी पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन के, सी इंटरसेक्शन के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ के। ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन के का आंसर भी हमें गिवन है, ये रहा 2/10, 2/100, 2/100 अपॉन 119/200। तो 2/100 इंटू 200 अपॉन 119, ये 100 से कटेगा तो 2 to the 4, 4 अपॉन 119 आंसर आ गया। अच्छा, तो ये कहलाती है बेज थ्योरम। बेज थ्योरम में क्या है कि पहले 2 या 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स दी होंगी, और फिर एक एक्स्ट्रा इवेंट दी होगी जो इन तीनों से पास कर रही होगी, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले हमें फाइंड करनी होगी, और फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, मेन जो सेकंड पार्ट होता है ये बेस थ्योरम कहलाती है, क्योंकि
फर्स्ट पार्ट तो एक वर्किंग नोट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है तो फर्स्ट पार्ट तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ के है वो फर्स्ट पार्ट में जो हमने सॉल्व किया था उस आंसर का यूज़ हो रहा है 119/200। तो अगर हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं किया होता तो ये सारा आंसर सेकंड पार्ट में इटसेल्फ सॉल्व करना पड़ता। क्लियर हो गया? सारा नोट करो जल्दी से। बेटा आराम सारा। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक very shortcut method to find the answers of Bayes theorem। Bayes theorem वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के वेरी शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड कर लो, जैसा कि हमें दिया था 50/100, 30/100, 20/100। तो देखो शॉर्टकट मेथड की खासियत यह है कि अपॉन में जो भी नंबर आ रहा हो उसे छोड़ दो, मतलब इसकी रेशो पता लगा लो आप। अपॉन में अगर सेम नंबर आ रहा है तो उसको अपॉन वाले को छोड़ दो। जैसे इसके अपॉन में 100, 100, 100 था तो 100 को काट दो, नहीं चाहिए 100। लेकिन अगर एक जगह 100 एक जगह 200 होता है फिर नहीं काटना, फिर पहले सबका डिनोमिनेटर सेम करना है फिर उसे काट देना। मतलब हमें ए, बी और सी की रेशो चाहिए। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन सी, ये भी लिखेंगे हम। इसका आंसर 1 आया था, इसका 1/4 और इसका 1/10। याद आया? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसका फ्रैक्शन नहीं हटाना। अगर तीनों के नीचे सेम होता तो बेशक हटा देते। ठीक है, तीनों के नीचे सेम कर देता हूँ। देखो जैसे ये 1/10 और 1/4 आ रहा है तो 40 एलसीएम आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 40/40, इसको 10/40 और इसको 4/40 लिख सकते हैं। नीचे लिख दूंगा। अच्छा, फोर्टी बाई 1/4 को, 10/40, 1/10 को, 4/40। अब उसके लिख देते हो, जरा इसके भी लिखवा देता हूँ। 50/100, 30/100, 20/100। अब ये 100, 100, 100 सेम, 40, 40, 40 सेम। अब ना 100 की ज़रूरत है ना 40 की। ठीक है, तो इनका सिर्फ न्यूमरेटर लिख लेंगे हम 50, 30, 20 और इसका 40, 10 और 4। ठीक है, इसको हम काट के और छोटा भी कर सकते थे। 5/10, 3/10, 2/10। और अगर तीनों के नीचे सेम नंबर आ रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये इनकी 0, 0, 0 भी हट गया। 5, 3, 2 और 40, 10, 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 45 दा 200, 10 3 दा 30, 4 to the 8 और सबको ऐड किया तो 238 आ गया।
ठीक है, इसको काट के थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 2 से काट दिया, 100, 2 से 15, 2 से 4, सबका सम निकाला, 119 आ गया। ठीक है, और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन के, जैसे इसका उल्टा निकालना था, उसका आंसर है 100/119। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन के 15/119 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन के 4/119। देखा, एक ही बार में तीनों आंसर आ गए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा समझने में मुश्किल लगा हो आपको, एक बार नए ढंग से दोबारा बता रहा हूँ। 50/100 को लिखा 5/10, 30/100 3/10, 20/100 2/10। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने इसका एलसीएम निकाल कर ये कर दिया। अब ये इज इक्वल टू बन गया ओनली 5, ओनली 3, ओनली 2, और इसका भी ओनली 40, ओनली 10 और ओनली 4। नीचे वाले पोर्शन को छोड़ देना है। 5, 3, 2, 40, 10 और 4, और अब इनको काट दो। 5 × 40 200, 3 × 10 30, 4 to the 8, इनको 2 से और काट दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 2, 2 से और डिवाइड कर दिया और छोटा हो गया। 100 हमें रेशियो चाहिए ना, इसलिए 15 और 4, सबका सम निकाला 119। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ही नो द करेक्ट आंसर 100/119। He guessed the answer, given correct answer 15/119. Copy the answer, given correct answer 4/119 आंसर आ गया। पहले भी यही आंसर आया था। ठीक है, तो ये थी बेज थ्योरम, जो हमने इसके 2 एग्जाम्पल सीखे, और इसका फॉर्मूला भी हमने सीखा था फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म कर रहे हैं, और इसके आगे फिर